हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इम्यूनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारे आज का टॉपिक है टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इस लेक्चर में बेसिकली हम टॉलरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम इस लेक्चर में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, बट क्योंकि एक वाइड टॉपिक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जितने भी टाइप्स हैं उनको भी एक एक करके हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा टॉलरेंस के ऊपर। और चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब आपको एंटीजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एंटीजन कोई भी वो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। आई रिपीट अगेन, एंटीजन वो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट कर देता है और उसको रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली करता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। और ये एंटीबॉडी बेसिकली किसके अगेंस्ट बनती हैं, इसी एंटीजन के खिलाफ बनती हैं जिसने आके हमारे इस इम्यून सिस्टम को जगाया है। बात समझ में आ गई आपको? एंटीजन समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो ये जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को जगा रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल और सब्सटेंस ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो, यानी ये सेल्फ बॉडी मॉलिक्यूल हो, हमारी बॉडी का ही कोई मॉलिक्यूल हो। या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हो, कोई बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल हो, कोई बाहर से मॉलिक्यूल, पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है। तो ये अगर ये हमारी बॉडी की खुद बॉडी का पार्ट होता है तो हम इसको सेल्फ एंटीजन बोलते हैं। लेकिन अगर ये फॉरेन मॉलिक्यूल होता है, कोई बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल होता है, तो इसको हम फॉरेन एंटीजन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल है तो सेल्फ एंटीजन और बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल है तो फॉरेन एंटीजन। देखो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस फॉरेन एंटीजन पे, जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है, जो बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल है, उस पर क्या करता है, अटैक करता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो फॉरेन एंटीजन है, जो बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिज्म है, उस पर एक्ट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा समझदार है कि वो हमारी बॉडी के जो खुद के एंटीजन होते हैं, हमारी बॉडी के जो खुद के एंटीजन होते हैं, जो खुद के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि ये तो हमारा स्टाफ का मामला है, तुमको हम क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के एंटीजन पर अटैक नहीं करता? हमारा इम्यून सिस्टम जब डेवलप हो रहा होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के जितने भी एंटीजन होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ये सेल्फ एंटीजन होते हैं, इन सेल्फ एंटीजन को हमारे इम्यून सिस्टम के साथ फैमिलियर करा दिया जाता है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन होते हैं उनके साथ क्या किया कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो इम्यून सिस्टम का जो है वो इंट्रोडक्शन हो चुका है, किसके साथ, सेल्फ एंटीजन के साथ। उनको बता दिया है, इम्यून सिस्टम को बता दिया जाता है कि ये हमारे स्टाफ के लोग हैं, ये हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल है, इनके खिलाफ कोई भी अटैक नहीं करना है। और ये इंट्रोडक्शन कराता कौन है? तो इस इंट्रोडक्शन को कराती है एपीसी, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। कौन कराती है? एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब आपका इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल के खिलाफ तो अटैक कर रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं इम्यूनिटी। क्या बोल रहे हैं? इम्यूनिटी। लेकिन हमारी बॉडी के जो खुद के मॉलिक्यूल हैं, जो खुद के एंटीजन हैं, उनके खिलाफ क्या शो कर रहा है? टॉलरेंस शो कर रहा है, उनको टॉलरेट कर रहा है, उनको कंसेशन दे रहा है, उनको माफ कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो यहां बेसिकली हम जो टॉलरेंस पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बेसिकली सेल्फ टॉलरेंस ही पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खुद के एंटीजन के खिलाफ क्या शो कर रहा है? टॉलरेंस शो कर रहा है, उनके खिलाफ अटैक नहीं कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका एक दूसरा वर्जन देखूं कि मान लीजिए किसी दिन हमारा इम्यून सिस्टम गुस्से में आ गया, कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, लाइक ही इज इन एंग्री मूड, कि हम किसी को माफ नहीं करेंगे, हम खुद के एंटीजन के खिलाफ भी क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के एंटीजन के खिलाफ भी क्या शो करने लगे, अटैक शो करने लगे, तो क्या होंगी? फिर आपको डिसीज होंगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के एंटीजन के खिलाफ क्या कर दे, लड़ाई कर दे, अटैक कर दे, तो फिर हमें डिसीज होने लगेंगी। और ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। बात क्लियर होगी आपको? टॉलरेंस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में समझ में आ गया कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उनके खिलाफ यूजुअली अटैक नहीं करता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टॉलरेंस।
या क्लियर वर्ड्स में कहे तो उसको बोलते हैं सेल्फ टॉलरेंस। लेकिन यही इम्यून सिस्टम अगर आपकी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दे बाई मिस्टेक, अगर अटैक करना स्टार्ट कर दे तो इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो आर यू क्लियर विद द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड सेल्फ टॉलरेंस? ठीक है, चलो। बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं बिटवीन दिस सेल्फ टॉलरेंस एंड इम्यून टॉलरेंस या इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। सेल्फ टॉलरेंस क्या है? अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उसके खिलाफ कोई भी अटैक नहीं कर रहा है तो ये क्या है? सेल्फ टॉलरेंस है। क्या है? सेल्फ टॉलरेंस है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के खिलाफ, ये फॉरेन एंटीजन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? फॉरेन एंटीजन भी हो सकता है, इसके खिलाफ लैक ऑफ रेस्पॉन्स शो कर रहा है, क्या कर रहा है? लैक ऑफ रेस्पॉन्स शो कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। जो अच्छा है वो है सेल्फ टॉलरेंस और जो बुरा है वो है इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। क्योंकि हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन पे तो अटैक ना करे, लेकिन फॉरेन एंटीजन पे या किसी अदर एंटीजन पे तो अटैक करे, तभी तो हम स्ट्रांग रहेंगे, तभी तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो व्हाट वी वांट इज सेल्फ टॉलरेंस एंड व्हाट वी डू नॉट वांट इज इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस क्या है? कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के एंटीजन पे हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन पे अटैक नहीं कर रहा है, दैट इज सेल्फ टॉलरेंस। अच्छी बात है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन पे, किसी बाहर से आने वाले एंटीजन के खिलाफ लैक ऑफ रेस्पॉन्स कर रहा है, अच्छे से उस पर अटैक नहीं कर रहा है, तो ये गलत बात है। अगर वो नहीं करेगा तो हमको बीमारियां हो जाएंगी। सो बेसिकली दिस इज इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस दैट वी डू नॉट वांट। सो आर यू क्लियर विद द सेल्फ टॉलरेंस एंड इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने सेल्फ टॉलरेंस के बारे में और डिटेल में बात करनी है। सेल्फ टॉलरेंस मैंने क्या बताया कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के एंटीजन के लिए क्या शो कर रहा है? टॉलरेंस शो कर रहा है। यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के खिलाफ टॉलरेंस शो कर रहा है, उनको कंसेशन दे रहा है, उनको माफ कर रहा है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जनरेट नहीं कर रहा है। बट ये जनरेट कैसी हो रही है? ये ऐसा कैसे हो पा रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल दैट आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है? ये ऐसा कैसे हुआ? तो इसके जो तरीके थे वो दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक है सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरा तरीका है पेरिफेरल टॉलरेंस। क्या है इनके बारे में समझते हैं। देखो, इम्यून सिस्टम का वजूद जो है, इम्यून सिस्टम की जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है? वो है इम्यून सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? इम्यून सेल्स की वजह से। हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं उनकी वजह से। लाइक उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब इन बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कहां होता है? इन द बोन मैरो। कहां होता है? बोन मैरो। हमारी बॉडी की जितनी ब्लड सेल्स होती हैं सबका फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। तो ये बोन मैरो और यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का। तो एक और बात बता दूं, बी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन वो कहां होगा? बोन मैरो में ही होगा। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो मैच्योरेशन होता है वो कहां होता है? थाइमस में होता है। मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है? मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बी सेल्स और टी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इन बी सेल्स को और टी सेल्स को ये बात बताई जाती है, ये बात सिखाई जाती है कि आपको अपनी बॉडी के जो खुद के एंटीजन है इनके खिलाफ फाइट नहीं करनी है। जो फॉरेन एंटीजन है जो बाहर से आएंगे उनके खिलाफ ही क्या करनी है? फाइट करनी है। तो ये जो इनको पढ़ाई की जाती है, इनको जो एजुकेट किया जाता है कि आपको सेल्फ एंटीजन के साथ फाइट नहीं करनी है, फॉरेन एंटीजन के साथ फाइट करनी है, ये कहां सिखाया जाता है? बी सेल्स को तो बोन मैरो में ही सिखा दिया जाता है और टी सेल्स को कहां सिखाया जाता है? थाइमस में सिखाया जाता है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इनको क्या कर दिया जाता है? फैमिलियर कर दिया जाता है। इनको फैमिलियर कर दिया जाता है किसके साथ? हमारी बॉडी के जो एंटीजन है उनके खिलाफ, उनके साथ हमारी बॉडी के जितने भी सेल्फ एंटीजन है उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इंट्रोड्यूस कराने वाला मेडिएटर कौन है? कौन इंट्रोड्यूस कराता है? आई टोल्ड यू दैट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन्स को ला के इनको दिखाती हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को कि ये हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन है, आपको इनके खिलाफ लड़ाई नहीं करनी। बट फिर भी कुछ लोग शैतान होते हैं। कुछ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ऐसी होती हैं जो इसको नहीं समझना चाहती, जो इस बात को नहीं मानना चाहती। तो फिर उनके लिए दूसरा रास्ता है, तो उनको रास्ते से ही हटा दो।
जो ये स्टाफ का मैटर मानने वाला नहीं है, जो स्टाफ के लिए कंसेशन शो नहीं करने चाहता, जो अपनी ही बॉडी के खिलाफ लड़ाई करना चाहता है, तो उसको क्या है, रास्ते से हटा दो। तो फिर अगर ऐसी बी सेल्स टी सेल्स हैं जो सेल्फ टॉलरेंस नहीं शो करना चाहती, उनको फिर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं इन द सेंट्रल टॉलरेंस। एक तरीका है डिलीशन, जिसको हम नेगेटिव सिलेक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली उन टी सेल्स के लिए होता है जो अपने ही एंटीजन के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती हैं, यानी दिस इज फॉर बेसिकली सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। और दूसरा जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर एडिटिंग, ये बेसिकली होता है बी सेल्स के लिए। तो अगर टी सेल्स, ये वाली सेल्स, टी सेल्स मान लीजिए क्या कर रही हैं, सेल्फ एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करना चाहती हैं, वो नहीं समझना चाहती कि स्टाफ का मैटर है, तो उनके लिए हम बाय द डिलीशन प्रोसेस और नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस हम इनको क्या कर देंगे, इन सेल्स को किल कर देंगे, यानी कि इनके अंदर एपोप्टोसिस करा देंगे। एपोप्टोसिस क्या होता है, अगर आपने मेरे सेल इंजरी वाले अगर लेक्चर्स पढ़े हैं तो एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या करती है, सेल खुद अपने आप को किल कर लेती है। सेल को एक मैसेज भेजा जाता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको किल कर ले, आपको सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो दिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। सेल इसमें क्या कर लेती है, खुद को किल कर लेती है। तो ऐसी टी सेल्स जो स्टाफ को नहीं मानना चाहती, जो खुद की बॉडी के एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करना चाहती हैं, उनको एपोप्टोसिस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है बाय द AIRE जीन। AIRE का मतलब यहां पे क्या है, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन। अगर इस AIRE जीन के अंदर डिफेक्ट हो जाता है तो फिर आपको क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे। इसका एग्जांपल है AIPE, दैट इज ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी। इसमें आपको एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं, लाइक एडिशन डिसीज एंड बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो ये तो बात हुई थी टी सेल्स के बारे में कि अगर टी सेल्स सेल्फ रिएक्टिव हो जाएंगी, टी सेल्स स्टाफ नहीं मानेंगी, खुद की बॉडी के एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करेंगी, तो उनको एपोप्टोसिस से किल कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे बी सेल्स के बारे में। बी सेल्स को साइलेंट करना है, बी सेल भी स्टाफ नहीं मान रही है, तो इनके लिए जो तरीका होता है वो होता है रिसेप्टर एडिटिंग। अगर आपने बी सेल की के जो लेक्चर्स हैं मेरे प्रीवियस वो देखे हैं, तो आपको पता है कि जो बी सेल्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो बी सेल रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स की हेल्प से किसी भी एंटीजन को क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी बॉडी का ये सेल्फ एंटीजन है, ये जो है हमारी बॉडी का क्या है, सेल्फ एंटीजन है, और बी सेल रिसेप्टर की हेल्प से इस एंटीजन को पहचान रही है और इसको किल करना चाहती है। इवन ये सेल्फ एंटीजन है तब भी इसको किल करना चाहती है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो इस बी सेल का एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है, क्या होता है, एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है, उसके अंदर फिर क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होता है। इस बी सेल के अंदर एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है, क्या होता है, एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है, वो क्या होता है, रीएक्टिवेट होता है। इस केस में जब आपकी बी सेल कैसी हो जाती हैं, सेल्फ रिएक्टिव हो जाती हैं, अपनी बॉडी के एंटीजन को मारने लगती हैं, उस टाइम पे इन बी सेल के अंदर जो एंटीजन रिसेप्टर जीन होता है वो रिएक्टिवेट होता है, और रिएक्टिवेट होके वो इस बीसीआर कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन बदल देता है। ठीक है, वो इस रिसेप्टर को बीसीआर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से तो आप एंटीजन को पहचानते हैं, तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से बदल देता है कि आप इस सेल्फ एंटीजन को पहचान ही ना पाए। तो जो बीसीआर कॉम्प्लेक्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ड्यू टू द रीएक्टिवेशन ऑफ दिस एंटीजन रिसेप्टर जीन। इसकी वजह से इट बिगिन टू एक्सप्रेस न्यू एंटीजन रिसेप्टर। तो यहां पे जो रिसेप्टर है वो चेंज हो जाएगा, नया रिसेप्टर आ जाएगा, और ऐसा रिसेप्टर आ जाएगा जो आपकी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी और उसको किल नहीं करेगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिसेप्टर एडिटिंग। एनी हाउ इफ दिस प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर एडिटिंग फेल, देन क्या होता है, बी सेल की क्या करा दी जाती है, एपोप्टोसिस करा दी जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ करा दी जाती है। तो एनी हाउ हमको कोई भी ऐसी सेल अपनी बॉडी में नहीं रखनी है जो हमारी बॉडी के एंटीजन के खिलाफ ही क्या करे, लड़ाई करे। बट कुछ बच्चे बहुत शातिर होते हैं, ठीक है, वो बच जाते हैं। कुछ बी सेल्स और टी सेल्स को हमने क्या किया, खूब समझाने की कोशिश करी कि तुम अपनी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के खिलाफ लड़ाई मत करो, तो वो नहीं माने तो फिर हमने उनका डिलीशन और रिसेप्टर एडिटिंग किया। जितना वो कर पाए उतने को कर पाए, लेकिन कुछ बच गए, इससे भी बच गए। तो यानी कुछ जगह ऐसी रही जहां सेंट्रल टॉलरेंस कंप्लीटली बी सेल और टी सेल को नहीं समझा पाए कि तुमको स्टाफ की बात माननी है। तो वो सेल्स जो इन दोनों प्रोसेस से बच जाती हैं, फिर उनके लिए वर्क करता है पेरिफेरल टॉलरेंस। तो पेरिफेरल टॉलरेंस वर्क व्हेन द सेंट्रल टॉलरेंस फेल, चलिए अब हम बात करते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस के बारे में।
देखो सेंट्रल टॉलरेंस कंप्लीटली 100% परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दो बातें, एक तो आपको पता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बोन मैरो में, और हमारी इतनी बड़ी बॉडी है तो हमारी इतनी बड़ी बॉडी में बहुत सारे सेल्फ एंटीजन है। अब हमारी बॉडी के इतने सारे सेल्फ एंटीजन को, हर एंटीजन को बोन मैरो तक लाना, हर एंटीजन को बोन मैरो तक लाना और बी सेल को और टी सेल को उनसे इंट्रोड्यूस कराना, ये हर एंटीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ एंटीजन रह ही जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी बॉडी के सारे एंटीजन को कहां तक ले आए, बोन मैरो और थाइमस तक ले आए, ताकि उनका इंट्रोडक्शन हो सके बी सेल एंड टी सेल से। चलो मान लीजिए आपने ले आए, आप जितने एंटीजन ला सकते थे उनको ले आए और उनका इंट्रोडक्शन आपने कराया बी सेल से और टी सेल से। अब कोई एक या दो बी सेल और टी सेल तो हमारी बॉडी में होती नहीं है, लैक्स में होती है। तो फिर इतनी सारी बी सेल और टी सेल को आप, कुछ सेल्स तो ऐसी होंगी ना जो बच जाएंगी, जो जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इतनी सारी भीड़ है, सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा। चलो जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया उनको हमने डिलीट भी किया, उनका रिसेप्टर एडिटिंग भी किया, लेकिन कुछ और साथी थे जिन्होंने ना इंट्रोडक्शन किया और नेगेटिव सिलेक्शन और रिसेप्टर एडिटिंग, इससे भी बच गए। और इससे बचने के बाद फिर वो यहां से निकल के, बोन मैरो से निकल के कहां आ गए, हमारे ब्लड में आ गए। यानी कुछ बी सेल और टी सेल्फ अभी भी कैसी हैं, सेल्फ रिएक्टिव नेचर की हैं, यानी जो हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के साथ क्या करना चाहती हैं, लड़ाई करना चाहती हैं। और वो सेंट्रल टॉलरेंस के जो प्रोसेस थे, नेगेटिव सिलेक्शन और रिसेप्टर एडिटिंग, इन दोनों से बच के हमारी कहां आ चुकी हैं, ब्लड में आ चुकी हैं। तो यानी कि सेंट्रल टॉलरेंस अब फेल हो चुका है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं वो ब्लड में आ चुकी हैं, यानी पेरिफेरल टिश्यू में आ चुकी हैं। बोन मैरो और थाइमस से बाहर आ चुकी हैं, ब्लड में आ चुकी हैं, पेरिफेरल टिश्यू में आ चुकी हैं। तो अब इनके ऊपर कौन वर्क करेगा, पेरिफेरल टॉलरेंस वर्क करेगी, पेरिफेरल टिश्यू वर्क करेगा। अब पेरिफेरल टॉलरेंस तीन तरीके से शो होती है, बाय द टी रेगुलेटरी सेल्स, बाय एनर्जी प्रोसेस एंड बाय किलिंग ऑफ द सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। ठीक है, पहला है बाय द टी रेगुलेटरी सेल। तो टी रेगुलेटरी सेल किसके लिए वर्क करेगी, उन टी सेल के लिए जो सेल्फ रिएक्टिव हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले टी रेगुलेटरी सेल के बारे में बात कर लेते हैं। टी रेगुलेटरी सेल को इन शॉर्ट हम बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स, TRE मतलब रेगुलेटरी और सेल्स। टी रेगुलेटरी सेल्स को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ट्रैक्स बोल रहे हैं। अब ये टी रेगुलेटरी सेल्स उन टी सेल पे वर्क करेगी जो सेल्फ रिएक्टिव हो रही हैं, जो बच चुकी हैं। कहां से, हमने भी पढ़ाया था ना, सेंट्रल टॉलरेंस पढ़ाया था। सेंट्रल टॉलरेंस में जब हमने आपको बताया था कि जो डिलीशन और नेगेटिव सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किसके लिए होता है, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल के लिए। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी थी जो इस प्रोसेस को चकमा देके आ गई और अभी भी किस नेचर की हैं, सेल्फ रिएक्टिव नेचर की हैं। तो ऐसी सेल्फ रिएक्टिव वाली टी सेल्स जो डिलीशन और नेगेटिव सिलेक्शन वाले प्रोसेस को चकमा देके उनको एस्केप करके आ चुकी हैं, उनको हमें क्या करना है, यहां पे सप्रेस करना है। ठीक है, अब मेथड क्या है, तो मेथड ये है कि आपकी जो टी रेगुलेटरी सेल्स होती हैं वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 10, TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 35। ये जो साइटोकाइंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं ऐसी टी सेल्स का एक्टिवेशन। आपको पता है कि जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल है, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल है, ये हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन पे अटैक कैसे करेंगी, ये हमारी बॉडी का सेल्फ एंटीजन है। ये टी सेल्स इस सेल के पास, इस एंटीजन के पास जाएंगी, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी, है ना, और फिर एक्टिवेट होंगी, और एक्टिवेट होकर तब इस सेल्फ एंटीजन को मारेंगी। तो हमने क्या कर दिया, इस टी रेगुलेटरी सेल ने क्या कर दिया कि इसने रिलीज किए इंटरल्यूकिन 10, IGF बीटा, इंटरल्यूकिन 35। इन केमिकल्स ने इन टी सेल का जो एक्टिवेशन था उस एक्टिवेशन को सप्रेस कर दिया। बात समझ आ गई। अब ये जो सेल्फ एंटीजन है ये खुद से तो इन टी सेल के पास पहुंचता नहीं है, इस सेल्फ एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती हैं वो अपने ऊपर रख के ले जाती हैं टी सेल के पास। तो इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को भी सप्रेस कर दिया कि आप इस सेल्फ एंटीजन को इस टी सेल के पास नहीं लेके जाएंगे। तो टी रेगुलेटरी सेल्स ने पहला काम क्या किया, पहला काम तो यह किया कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सेल्फ एंटीजन को ले लेके टी सेल के पास जाती थी उनको मना कर दिया कि आपको लेके नहीं जाना, उनको सप्रेस कर दिया। दूसरी बात, टी सेल्स इस सेल्फ एंटीजन को देख के एक्टिवेट होती थी तो उनको एक्टिवेशन को रोक दिया, उनके एक्टिवेशन को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अब एक्टिविटी नहीं होंगी तो इसको किल नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। सर ये इस एक्टिवेशन को कैसे रोक देता है, क्या मैकेनिज्म है, तो वो समझिए। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हमारी बॉडी में होती हैं वो हमारे इस एंटीजन को अपने ऊपर रख लेती हैं एक प्लेट पर, उस प्लेट का नाम है MSC।
तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती हैं वो एमएससी के ऊपर एंटीजन को रख लेती हैं और इस एंटीजन को लेके किसके पास जाती हैं? टी सेल के पास जाती हैं। टी सेल इस एंटीजन को पहचानता है विद द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर, और यहां पे इनका बीच में एक पहला सिग्नल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं सिग्नल 1। क्या बोलते हैं? सिग्नल 1। इस टी सेल को यहां से पहला सिग्नल मिलता है कि कोई एंटीजन आया है जिसको हमें किल करना है, लेकिन इस एक सिग्नल की हेल्प से ये टी सेल एक्टिवेट नहीं हो सकती। उसे एक कंफर्मेटरी सिग्नल चाहिए होता है कि मैं एक बार कंफर्म हो जाऊं कि एंटीजन आया भी है कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। यूजुअली क्या हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हमारी बॉडी का जो एंटीजन होता है या कोई भी फॉरेन एंटीजन होता है उसको एमएससी पे रख के किसके पास लाती है? टी सेल के पास लाती है। टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से इस एंटीजन को पहचानती है और एक सिग्नल 1 जनरेट होता है। बट ये सिग्नल 1 से ही टी सेल एक्टिवेट नहीं हो जाती है। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एक और रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, और इस एक और रिसेप्टर को इस टी सेल के एक और रिसेप्टर, यानी एक तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एक और रिसेप्टर होता है और इस टी सेल के पास भी एक दूसरा रिसेप्टर होता है। ये दोनों रिसेप्टर जब आपस में मैच करते हैं तो यहां पे सिग्नल 2 जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? सिग्नल 2 जनरेट होता है, ठीक है। जब ये सिग्नल 2 मिलता है, इस सिग्नल 2 को हम बोलते हैं को-स्टिमुलेटरी सिग्नल। तो जब ये दोनों सिग्नल मिल जाते हैं तब जाके टी सेल एक्टिवेट होती है और तब जाके इस एंटीजन को क्या करती है? किल करती है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बताया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एमएससी नाम की प्लेट होती है, उस पर ये किसी भी एंटीजन को रखती है और एंटीजन को रख के किसके पास ले आती है? टी सेल के पास ले आती है। टी सेल इसे टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से रिकॉग्नाइज करती है और यहां पे सिग्नल 1 जनरेट होता है। बट सिग्नल 1 से ही टी सेल खुश नहीं होती है, उसको एक कंफर्मेटरी को-स्टिमुलेटरी सिग्नल चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। तो उसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे एक और रिसेप्टर होते हैं और उसी तरीके से टी सेल पे भी एक और रिसेप्टर होते हैं। ये दोनों रिसेप्टर जब एक दूसरे से बाइंड करते हैं इनको बोलते हैं को-स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो एक दूसरा सिग्नल जनरेट होता है। जब ये दोनों सिग्नल जनरेट होते हैं तब ये टी सेल एक्टिवेट होती है, तब ये इस एंटीजन को क्या करती है? किल करती है। खास, ठीक है। तो अब ये जो हमारा टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो क्या करती हैं? इस सेकंड वाले सिग्नल को जनरेट नहीं होने देती। वो कुछ ऐसे ट्रैक जो होते हैं वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं लाइक CTLA4 एंड LAG3, ये मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस सेकंड वाले सिग्नल को जनरेट नहीं होने देते, और जब ये सेकंड वाला सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो ये टी सेल एक्टिवेट नहीं होगी और इस एंटीजन को किल नहीं करेगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो टी रेगुलेटरी सेल्स होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं? सब टाइप होती हैं टी सेल्स का। इनका काम क्या होता है? ये इम्यूनिटी को लोअर डाउन करती हैं, इम्यूनो सप्रेशन की तरफ वर्क करती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी बॉडी की जितनी भी टी सेल्स होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इकलौती टी सेल ऐसी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही है। पहचानेंगे कैसे टी रेगुलेटरी सेल्स को? इनके मार्कर है CD4। CD4 तो हर टी सेल में पाया जाता है। कुछ स्पेशल बताओ। स्पेशल इनके अंदर क्या है? CD25 प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर। इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो हमें होता है इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिसीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा CNS अफेक्ट होता है। बेसिकली माइलिन शीथ अफेक्ट होती है। माइलिन शीथ के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। ठीक है। जो हमारी टी रेगुलेटरी सेल्स हैं इनको रेगुलेट किया जाता है FOXP3 जीन के द्वारा। FOXP3 जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो हमको सिंड्रोम जो होता है उसको बोलते हैं आईपेक्स सिंड्रोम। आई का मतलब यहां पे होता है इम्यून डिसरेगुलेशन, पी का मतलब होता है पॉली एंडोक्राइनोपैथी, ई का मतलब होता है एंटेरोपैथी एंड एक्स का मतलब होता है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। आप FOXP3 को FOXL2 से कंफ्यूज मत होइएगा। FOXL2 जीन जो होता है इसके अंदर म्यूटेशन होता है तो होता है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी। तो ये तो हमने पहला प्रोसेस डिस्कस किया कि कैसे टी सेल्स को, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल को पेरिफेरल टॉलरेंस में सप्रेस किया जाता है। टी सेल को एक्टिवेट करने से रोका जाता है, सेल्फ एंटीजन पर अटैक करने से रोका जाता है। एक और तरीका है जो कि की मैकेनिज्म है पेरिफेरल टॉलरेंस का, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है, फॉर द बी सेल एंड फॉर द टी सेल। इससे पहले हमने जो टी रेगुलेटरी सेल्स थी वो सिर्फ और सिर्फ टी सेल को एक्टिवेट करने से रोक रही थी, बट हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी, इट इज फॉर बोथ बी एंड टी सेल्स। एनर्जी का काम क्या करता है? एनर्जी का काम यह है कि वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी सेल्फ रिएक्टिव बी सेल और टी सेल है ये ऑटो इम्यूनिटी शो ना करे, यानी कि ये हमारी बॉडी के खुद के एंटीजन के खिलाफ अटैक ना करें। ये जिम्मेदारी पेरिफेरल टॉलरेंस में एनर्जी को दी जाती है। एनर्जी क्या है? इसलिए हम एनर्जी को बोलते हैं इट इज अ की मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस में एनर्जी वाला जो प्रोसेस है
ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए कि जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स और बी सेल्स हैं जो सेंट्रल टॉलरेंस को एस्केप करके आ चुकी हैं वो सेल्फ एंटीजन पे अटैक ना करें। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो एक बार ये टी सेल पे कैसे एक्ट करती हैं वो समझ लेते हैं और एक बार ये बी सेल पे कैसे एक्ट करते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रिएक्टिव टी सेल के साथ। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, वही बात रिपीट होगी। कोई भी एंटीजन जो होता है उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अपनी एक प्लेट होती है एमएससी, उसके ऊपर रख के लाती हैं और उसके ऊपर रख के लाके किसको दे देती हैं, टी सेल को दे देती है। मैंने आपको बताया था कि टी सेल जो होती हैं वो इसको टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से पहचानती हैं इस एंटीजन को, और जब पहचानती हैं तो सिग्नल 1 जनरेट होता है जो मेन सिग्नल होता है। बट इस एक सिग्नल से आपकी जो टी सेल होती है वो हैप्पी नहीं होती, उनको एक और सिग्नल चाहिए होता है जिसको को स्टिमुलेटरी सिग्नल बोलता है। जब ये दोनों सिग्नल मिलेंगे तभी ये टी सेल एक्टिवेट होगी, तभी वो एंटीजन को किल करेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब सिग्नल 2 जो होता है ये कैसे जनरेट होता है, जब आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं CD80 और CD86, ये दोनों मॉलिक्यूल जब टी सेल के CD28 मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड करते हैं तब ये सिग्नल 2 जनरेट होता है। जब ये दोनों सिग्नल जनरेट होते हैं तो आपका जो एंटीजन है वो किल कर दिया जाता है टी सेल के द्वारा। आपकी बॉडी के अंदर खास चीज क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक खास चीज ये है कि आपका जो फॉरेन एंटीजन होता है, फॉरेन एंटीजन जो होता है ये सिग्नल 1 और सिग्नल 2 दोनों को जनरेट करता है। इसलिए आपकी टी सेल जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इस फॉरेन एंटीजन को किल कर देती हैं। लेकिन आपकी बॉडी का जो सेल्फ एंटीजन है वो सिग्नल 1 को तो जनरेट कर देता है बट सिग्नल 2 को जनरेट नहीं कर पाता। इसलिए आपकी टी सेल जो होती है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है, इसलिए सेल्फ एंटीजन किल नहीं हो पाता और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। सिग्नल 2 क्यों एक्टिवेट नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्योंकि टी रेगुलेटरी सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो टी रेगुलेटरी सेल्स होती हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं लाइक CTLA4 एंड LEG3, ये स्टिमुलेटरी सिग्नल को जनरेट नहीं होने देते। तो मैं आपको वही बता रहा हूं एनर्जी प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो फॉरेन एंटीजन होता है, फॉरेन एंटीजन जो होता है वो तो दोनों सिग्नल जनरेट कर देता है, तो टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और फॉरेन एंटीजन किल हो जाता है। लेकिन आपकी बॉडी का जो खुद का एंटीजन है वो सिग्नल 1 तो जनरेट कर देता है लेकिन सिग्नल 2 जनरेट नहीं करता, और सिग्नल 2 जनरेट नहीं होता तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होती, और टी सेल एक्टिवेट नहीं होती तो सेल्फ एंटीजन की किलिंग नहीं होती, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अच्छा सर, दिस वाज ऑल अबाउट द टी सेल, व्हाट अबाउट द बी सेल? तो बी सेल का नॉर्मल मैकेनिज्म समझिए। बी सेल क्या करती है, बी सेल के सरफेस पे IgM एंटीबॉडी होती है। ये IgM एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को पहचानती है और अपने साथ बाइंड कर लेती है, और बाइंड करके इस एंटीजन को किसके पास लाती है, टी सेल के पास। टी सेल के पास मैंने आपको बताया था क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर होता है। टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से टी सेल इस एंटीजन को पहचानती है और एक सिग्नल जनरेट करती है जो है सिग्नल 1। बट मैंने आपको बताया था कि टी सेल समझदार है, वो एक सिग्नल पे यकीन नहीं करती, उसको एक और सिग्नल चाहिए। अभी एक और सिग्नल कहां से आएगा, बी सेल के पास CD40 रिसेप्टर होते हैं। ये जब CD40 रिसेप्टर टी सेल के CD40 लिगेंड के साथ जाके कंबाइन करते हैं तो सिग्नल 2 जनरेट होता है, और जब ये सिग्नल 2 जनरेट हो जाता है तब जाके जो आपकी जो टी सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4, और ये इंटरल्यूकिन 4 जाके कहां एक्ट करता है, आपकी बी सेल पे जाके एक्ट करता है। जब इंटरल्यूकिन 4 आपकी बी सेल पे जाके एक्ट करता है तो बी सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आइसोटाइपिक स्विचिंग, और इस आइसोटाइपिक स्विचिंग की हेल्प से जो आपकी बी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी जनरेट करती हैं, और वो एंटीबॉडी जाके फिर इस एंटीजन को क्या करेगा, किलिंग करेगा। पूरा प्रोसेस समझ में आया? ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुका है जब बी लिम्फोसाइट्स मैंने पढ़ाई है। रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में, कोई भी एंटीजन आया, उस एंटीजन को बी सेल्स के ऊपर जो IgM एंटीबॉडी होती है वो इंटरसेप्ट करती हैं और इसको लेके कहां जाती हैं, टी सेल के पास लेके जाती हैं। टी सेल इस एंटीजन को टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से पहचानती हैं और इनके खिलाफ सिग्नल 1 जनरेट होता है, लेकिन सिग्नल 1 सफिशिएंट नहीं है टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। बी सेल के ऊपर CD40 रिसेप्टर होता है जो टी सेल के CD40 लिगेंड के साथ बाइंड होता है, तब जाके सिग्नल 2 जनरेट होता है। दोनों सिग्नल जब जनरेट हो जाते हैं तो टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 एक्ट करता है बी सेल पे, और बी सेल पे जब एक्ट करता है तो बी सेल अंडरगोज आइसोटाइपिक स्विचिंग एंड फॉर्म द all 5 kind of antibody, and these antibody then attack on this antigen and kill it. ये था एक नॉर्मल प्रोसेस किसी भी एंटीजन के लिए। अब होता क्या है कि आपका जो फॉरेन एंटीजन होता है वो अगेन यहां पे दोनों सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 जनरेट कर देता है, इसलिए आपकी बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, आइसोटाइपिक स्विचिंग में जाती हैं और आपका एंटीजन जो है वो किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका सेल्फ एंटीजन है तो सिग्नल 1 जनरेट होता है, सिग्नल 2 जनरेट नहीं होता,
और सिग्नल 2 जनरेट नहीं होगा तो ना टी सेल एक्टिवेट होंगी, ना बी सेल आइसोटाइपिक स्विचिंग में जाएंगी, और ना ही इस सेल्फ एंटीजन की किलिंग होगी। एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी। बात समझ में आ गई? एनर्जी समझ में आ गया? हाँ, एनर्जी सो पेरिफेरल टॉलरेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। एनर्जी भी हो गया, टी रेगुलेटरी सेल्स भी हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बदमाश सेल्स हैं जो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की हैं, तो उनके क्या कर दिया जाता है? एपोप्टोसिस करा दिया जाता है। दे आर सेंड अंडर द प्रोग्राम सेल डेथ एंड दिस इज मेडिएटेड बाय द CD95 प्रोटीन और फास्ट प्रोटीन और APO1 प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सेल्फ सर्फेस। कहां प्रेजेंट होती है? सेल सर्फेस पर प्रेजेंट होती है। किसके सेल सर्फेस पे? बी सेल के, टी सेल के, एन के, जो भी हमारी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, उनके सर्फेस पे एक प्रोटीन होती है CD95, फास्ट और APO1। इसको इनिशिएट करके ऐसी सेल्फ रिएक्टिव बी और टी सेल को क्या कर दिया जाता है? किल कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। अगर CD95 प्रोटीन में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, जिसको हम फास्ट म्यूटेशन बोलते हैं, तो जो डिसीज होगी दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। बात समझ आ गई? व्हाट यू सी इन इट? swollen lymph node और spleen and reoccurring infection due to the immune dysregulation। तो ये तो हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी बॉडी की खुद के एंटीजन के खिलाफ टॉलरेंस हो करती है, सेल्फ टॉलरेंस हो करती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के जितने भी सेल्फ एंटीजन होते हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बट कुछ एंटीजन हमारी बॉडी में हमेशा हिडन रहते हैं, वो हमारे यूजुअली अंडर द नॉर्मल कंडीशन हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कभी एक्सपोज नहीं होते हैं। उन एंटीजन को हम क्रिप्टिक या हिडन एंटीजन बोलते हैं। उनको याद करने की ट्रिक है बैट, BET। बी फॉर होता है ब्रेन एंटीजन। तो हमारी जो ब्रेन के अंदर जितने भी एंटीजन होते हैं एक्सेप्ट द एंटीजन ऑफ एरिया प्रोस्ट्रेमा, वो कभी भी हमारे इम्यून सिस्टम के कॉन्टेक्ट में नहीं आते। एंड द कॉज ऑफ नो कॉन्टेक्ट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ड्यू टू द ब्लड ब्रेन बैरियर जो ब्लड होता है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता इन ब्रेन एंटीजन के। ठीक है। सिमिलरली आई के जो एंटीजन होते हैं एक्सेप्ट द एरिया ऑफ ऑप्टिक नर्व, आई के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आते एंड द रीजन इज ब्लड ऑक्यूलर बैरियर। एंड सिमिलरली टेस्टिस के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आते, इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता है उनसे एक्सेप्ट द एरिया ऑफ एपिडिडाइमस एंड द रीजन इज ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो नॉर्मल कंडीशन में कांटेक्ट नहीं होता है इन एंटीजेंस का हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। बट अंडर ट्रॉमेटिक कंडीशन लाइक मान लीजिए आपके आई के अंदर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई और उस ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर था वो ब्रेक डाउन हो गया। जब वो ब्रेक डाउन हो गया तो आपकी जो आई के एंटीजन थे वो आपके इम्यून सिस्टम के खिलाफ क्या हो गए? एक्सपोज हो गए। और जब एक्सपोज हो गए तो आपका इम्यून सिस्टम अब इन आई एंटीजन के खिलाफ क्या जनरेट करेगा? एंटीबॉडी जनरेट करेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पहले कभी हुआ नहीं है। तो नए मेहमान है, नए मेहमान है तो स्वागत वैसे ही होगा जैसे हर किसी का होता है। तो इनके खिलाफ भी क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी एंड दिस इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक यूवाइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉलरेंस। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।